हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम लाइट चैप्टर के एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए वन बाय वन आपको सभी एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ पढ़ाता हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटीज़ से क्वेश्चन बन जाते हैं और बच्चे एक्टिविटीज़ नहीं पढ़ते हैं तो उन्हें बोर्ड एग्जाम में इसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हर चैप्टर के एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ पढ़ना ज़रूरी है और इस वीडियो के थ्रू आपको वो समझ में आ भी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ आपके बुक में मेंशन की गई एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ एक्टिविटी आपको परफॉर्म करने को कहता है और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछता है और वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्टिविटीज़ की खास बात यह है कि चैप्टर नंबर से एक्टिविटीज़ नंबर हैं। जैसे आपके एनसीईआरटी में लाइट चैप्टर नंबर 9 है, तो इस चैप्टर की जितनी एक्टिविटीज़ होंगी सब 9.1 9.2 यानी 9 से स्टार्ट होंगी। तो जो पहली एक्टिविटी है वो है 9.1। आइए से स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या बोला है, टेक ए लार्ज शाइनिंग स्पून। एक चमकदार चम्मच लीजिए जो घरों में हम लोग अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। अब ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस, और अपना चेहरा उस चम्मच के सरफेस पर देखने की कोशिश कीजिए। डू यू गेट द इमेज, इज इट स्मॉलर और लार्जर। अब जब आप अपने चेहरे को मिरर में देखने की, मिरर कौन है यहाँ, मिरर की तरह कौन बिहेव कर रहा है, शाइनिंग स्पून जो है वो मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और आपको अगर अपना चेहरा देखना है तो अब आप बताइए कि वो चेहरा स्मॉलर होगा कि लार्जर होगा, ठीक है। मूव द स्पून स्लोली अवे फ्रॉम योर फेस, ऑब्जर्व हाउ डज इट चेंज, रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी। तो स्पून किसकी तरह बिहेव करेगा, स्पून के दो सरफेस होंगे, है ना। अब आप ही बताओ, स्पून ये है तो जो इसका अपर सरफेस है ये वाला सरफेस, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये तरह बिहेव करेगा आपका कॉनकेव की तरह, है कि नहीं। ये बिहेव करेगा कॉनकेव मिरर की तरह। और जो इसका बैक साइड है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब अपना चेहरा आप इसके सामने रखते हो तो फिर कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, क्लियर। तो आपका जो चेहरा इस पे बनेगा वो बड़ा बनेगा, है ना। और अगर कॉन्वेक्स मिरर की तरफ अपना चेहरा रखते हो, यानी आपका चेहरा इधर है और ये कॉन्वेक्स मिरर की तरफ है, ठीक है, तो फिर आपका चेहरा जो होगा वो कैसा होगा, छोटा बनेगा। यही है ना, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक मतलब पोल और फोकस के बीच में हो गया, तो फिर कॉनकेव मिरर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाता है। तो चम्मच लेकर आप ऐसे खड़े हो गए तो आप ऑब्जेक्ट, आपका चेहरा ऑब्जेक्ट और चम्मच का ये वाला सरफेस कॉनकेव मिरर, तो आपका चम्मच में वर्चुअल इरेक्ट और बड़ी इमेज बनेगी। तो जब आप चम्मच के, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन में बोला है कि ट्राई टू व्यू योर फेस इन इट्स कर्व्ड सरफेस, मतलब आप इस तरफ से देख रहे हैं चम्मच को, तो ये वाला सरफेस कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा और आप बहुत करीब हो, आपका चेहरा उस कॉनकेव मिरर, उस कर्व सरफेस के बहुत करीब है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लार्जर। लेकिन आपने चम्मच को घुमा दिया तो अब आपका चम्मच जो है, अब आपका जो चेहरा है वो अब चम्मच की बैक साइड यानी कॉनकेव मिरर के तरफ जो है बिहेव कर रहा है, सरफेस उसकी तरफ है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, कॉन्वेक्स तो बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, तो आपका जो चेहरा होगा वो छोटा दिखाई देगा, है कि नहीं। रिवर्स द स्पून एंड रिपीट द एक्टिविटी, हाउ डज द इमेज लुक लाइक लव। तो इमेज अब कैसी दिखेगी, इमेज आपको दिखेगी छोटी, स्मॉलर, वर्चुअल दिखेगी, इरेक्ट दिखेगी, लेकिन स्मॉलर दिखेगी, ठीक है। कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज ऑन द टू सर्फेसेस। तो अब दोनों सरफेस में जो आपने इमेज देखा अपनी, उसको कंपेयर कीजिए। तो जब आपने स्पून के इस साइड अपना फेस रखा था जो कॉनकेव मिरर की तरह है, तो आपकी वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनी थी। लेकिन जब आपने अपने चेहरे को कॉनकेव इस चम्मच के बैक साइड पे रखा, तो ये चम्मच का जो बैक साइड है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड यानी छोटी बनेगी। तो वही लिखा है, द स्पून एक्ट एज कॉनकेव मिरर फ्रॉम द फ्रंट साइड एंड कॉन्वेक्स मिरर फ्रॉम द बैक साइड।
तो फ्रंट साइड से ये कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इमेज कैसी बना रहा है? इमेज बना रहा है वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज, यानी आपका बड़ा चेहरा। लेकिन जब आपने चम्मच को घुमा दिया, अब चम्मच का बैक साइड आप देख रहे हो, तो आपको जो चम्मच में अपनी नज़र, अपनी इमेज दिखाई देगी वो छोटी दिखाई देगी, क्योंकि अब चम्मच जो है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इमेज कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमनिस्ड। डिमनिस्ड यानी स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ इस एक्टिविटी में पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि आपका चेहरा बड़ा नजर आएगा, क्योंकि आपका जो चेहरा है वो कॉनकेव मिरर की तरफ हो गया। और जब आपने चम्मच को रिवर्स कर दिया, अब चम्मच का जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है वो आपके तरफ है, तो कॉन्वेक्स वाला पार्ट आपका क्या करेगा? आपके चेहरे की यानी ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाएगा, तो अब आपका चेहरा छोटा दिखाई देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस में जो इमेज है वो स्मॉलर है। ठीक है, तो हमने कंपेयर भी कर दिया दोनों इमेज को। क्लियर? तो ये हो गया एक्टिविटी नंबर 9.1। ठीक है, क्लियर? आप देख ही रहे हो, कंपेयर भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9.2। 9.2 में क्या है आइए देखते हैं। आपको बस पढ़ना होता है, सोचना होता है, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है ना उसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट लिखा है कि डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, सन की तरफ सीधे ना देखें, ठीक है, और इवन इनटू ए मिरर रिफ्लेक्टिंग सनलाइट इट में डैमेज योर आइज। ना सन की तरफ देखें ना उस मिरर में देखें जिस मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर सन से आ रही है, क्योंकि इससे आपकी आंख खराब हो सकती है। आपको बोला है होल्ड ए कॉनकेव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स द सन। तो अपने हाथ में कॉनकेव मिरर लीजिए और कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको सन की तरफ कर दीजिए। जैसे मैं इस समय ये मान लो मेरे हाथ में कॉनकेव मिरर का ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब इधर से सनलाइट आ रही है मान लेते हैं, है ना, तो मैंने इस कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस को सनलाइट की तरफ रख दिया ताकि सारी लाइट ऐसे पड़े। सनलाइट किस पे पड़े? कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो सन की लाइट पड़ेगी वो फिर रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर कहीं एक पॉइंट पर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सन तो इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी से आने वाली पैरेलल लाइट रेज हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है। ठीक है, अगर कॉनकेव मिरर है तो वो कॉमन पॉइंट पे मिलेगी, और उस कॉमन पॉइंट पर आप अगर एक कागज का टुकड़ा प्लेस करेंगे, डायरेक्ट द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर हेल्ड क्लोज टू द मिरर, मूव द शीट ऑफ पेपर बैक एंड फोर्थ ग्रेजुअली अंटिल यू फाइंड द ब्राइट स्पॉट। तो ये ब्राइट स्पॉट क्या है? मतलब सर कुछ समझ में नहीं आया। देखो बहुत सिंपल एक्टिविटी है। एक्टिविटी में एक्चुअली क्या किया जा रहा है? एक्टिविटी में ये किया जा रहा है, ये कॉनकेव मिरर का ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसको मैंने सन की तरफ रख दिया। तो सन से जो लाइट आएगी वो क्या होगी? सन से लाइट जो आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। सन इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उससे जो लाइट आ रही होती है वो पैरेलल होती है, हमने पढ़ा है। अब ये सारी पैरेलल लाइट रे, जितनी भी पैरेलल लाइट रे हैं, सब रिफ्लेक्ट होकर एक कॉमन पॉइंट पर मिलेंगी। मान लेते हैं यहाँ मिल रही, मिलेंगी कि नहीं? हाँ सर मिलेंगी। तो वो जो कॉमन पॉइंट होगा वहां अगर मैं कागज को रखूंगा, ठीक है, वो मुझे देखना पड़ेगा। मैं कागज को ना इस मिरर के आगे पीछे करूंगा तो मुझे एक जगह ऐसी मिलेगी, मतलब एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि अगर मैं कागज को वहां रखता हूं तो कागज पे एक ब्राइट स्पॉट बनता है। तो ये ब्राइट स्पॉट क्या हुआ? ये ब्राइट स्पॉट हुआ क्या? रियल इमेज किसकी? सन की। क्योंकि पैरेलल जो भी लाइट रेज होंगी सब फोकस पे मिलती है कि नहीं? हाँ सर सब फोकस पे मिलती है। तो ये जो कागज है वो हमने कहाँ रखा है? कागज हमने फोकस पे रखा है ना। तो फोकस पे रखने पर कागज पे जो ब्राइट स्पॉट मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि सारी लाइट रेज वहीं उस पॉइंट पर, उस स्पॉट पर मिल रही हैं। तो वहां रियल इमेज बना किसका? सन का। और उस जगह पर कागज धीरे धीरे जलने लगेगा। क्यों? क्योंकि सारी लाइट कंसंट्रेट हो गई, तो लाइट में जो हीट है वो भी कंसंट्रेट हो गई
और हीट की वजह से कागज जलने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब कागज आपने कहाँ रखा है, फोकस पे रखा है। तो मिरर से फोकस के बीच की दूरी, यानी मिरर और ये पेपर जो हमने फोकस पे रखा है, इसके बीच की दूरी किसकी वैल्यू दे देगा, फोकल लेंथ की दे देगा वैल्यू। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आइए इस एक्टिविटी में देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। होल्ड द मिरर एंड द पेपर इन द सेम पोजीशन फॉर ए फ्यू मिनट्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एंड व्हाई। तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, कागज अगर आप फोकस पे रखोगे तो कागज जलने लगेगा, यही होगा ना। क्यों जलने लगेगा, रीजन समझ में आ गया आपको, है ना। रीजन समझ में आ गया कि द पेपर कैचेस फायर व्हेन वी फोकस ए कॉनकेव मिरर इन सनलाइट। कॉनकेव मिरर का यूज करके अगर हम सनलाइट को एक पॉइंट पर फोकस करेंगे और उस पॉइंट पर अगर हम कागज को रखेंगे, अब वो पॉइंट रहेगा कहाँ, तो वो हमको कागज को थोड़ा आगे पीछे शिफ्ट करके देखना पड़ेगा। जिस जगह पे ब्राइट स्पॉट मिलेगा समझ जाओ वही पॉइंट है फोकस। और वहां अगर आपने कुछ देर तक होल्ड करके रखा कागज को तो सारी लाइट के वजह से हीट इकट्ठी होगी, हीट बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि पेपर में आग लग जाएगी। और कभी आपसे ये पूछ लिया कि अगर हमको फोकल लेंथ निकालना हो तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। जहां पेपर आपने रखा और ये जो मिरर है, पेपर फोकस पे है, तो मिरर के पोल से फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेंथ ऑफ फोकल लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो वही चीज़ है। अब आप इस रे डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि आपने जो कागज रखा था वो फोकस पे रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एनसीईआरटी एक्टिविटी 9.3। 9.3 में आपको बोला है वही एक्सपेरिमेंट है जो रे डायग्राम बनाते समय हमने इमेज फॉर्मेशन का केस पढ़ा था ना, बस वही है। यहाँ आपको बोला है कि एक कॉनकेव मिरर लीजिए, ठीक है, और कॉनकेव मिरर के सामने क्या कीजिए, कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखिए। कीप ए ब्राइट ऑब्जेक्ट सेज बर्निंग कैंडल एट ए पोजीशन फार बियॉन्ड सी। यानी कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, अब ये कॉनकेव मिरर है, हाँ है, कॉनकेव मिरर के सामने एक ब्राइट ऑब्जेक्ट, ब्राइट मतलब जिससे रोशनी निकल रही है, तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है, बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती। तो कॉनकेव मिरर के सामने आपने जलती हुई मोमबत्ती रख दिया, कहाँ, बियॉन्ड सी। ऐसा एक्टिविटी में कहा गया है, देखो ऐसा एक्टिविटी में कहा गया है कि कॉनकेव मिरर के सामने एक बर्निंग कैंडल को रखिए, कहाँ, बियॉन्ड सी। ठीक है, अब आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है कॉनकेव मिरर का, तो जो बर्निंग कैंडल है वो यहाँ किसकी तरह वर्क कर रही है, ऑब्जेक्ट की इमेज। तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट, यहाँ जो बर्निंग कैंडल है पहले आपको समझना पड़ेगा, बर्निंग कैंडल इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है सर, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एक्टिविटी में बोला है बियॉन्ड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। तो मान लेते हैं ये आपका बर्निंग कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हमने पढ़ा है इमेज फॉर्मेशन के केस में कि अगर ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने बियॉन्ड सी रखोगे तो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। तो ये रही इमेज। अब ये कौन सी इमेज है, रियल इमेज, और रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। यानी अगर यहाँ कोई कागज, कोई कपड़ा अगर आप रखोगे तो उस कागज या कपड़े पर आपको वो रियल इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ आप अगर कपड़ा रखोगे तो कपड़े को क्या करोगे, आगे पीछे करना, तो एक जगह ऐसा आएगा जहाँ कपड़े पे क्या बनेगी या कागज पे क्या बनेगी, कागज स्क्रीन है, कागज मतलब स्क्रीन, तो उस कागज पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, वो यही इमेज है, रियल इमेज। ठीक है, क्लियर। तो यही तो बोला था, ऑब्टेन ए शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट। ठीक है, प्लेस ए पेपर स्क्रीन। अब देखो यहाँ पेपर जो है वो स्क्रीन की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो पेपर है वो स्क्रीन की तरह बिहेव कर रहा है। और स्क्रीन पर हमेशा कौन सी इमेज बनेगी, हमेशा स्क्रीन पर रियल इमेज का ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है और आपका इस ऑब्जेक्ट की इमेज बिटवीन एफ और सी बन रही है,
तो अगर मैं यहाँ कागज रख दूंगा तो ये इमेज कागज पे बन जाएगी। कागज मतलब एक तरीके का स्क्रीन, ठीक है। फिर अगर इस ऑब्जेक्ट को कैंडल को यहाँ ले आओगे सी पर, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर बनेगी। तो कागज को सी पर रखोगे तो इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वही केस है जो इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था। तो ऐसा करके आपको डिफरेंट पोजीशन पर आपको इमेज चाहिए, है ना। ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, नोट डाउन इट्स नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। फिर नेक्स्ट केस, ऑब्जेक्ट को आपने रखा सी पर तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, ठीक है। फिर वही वाला केस है सारा इमेज फॉर्मेशन वाला, जैसा आपने कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है सेम वही चीज है। बस अंतर यह है कि वहां ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा था और यहाँ एक्टिविटी में बोल दिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा बर्निंग कैंडल है, और इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज आपको कहाँ मिल रही है, स्क्रीन पर। तो हर केस में एक बार बियॉन्ड सी, एक बार सी, एक बार बिटवीन सी एंड एफ, एक बार एफ, एक बार बिटवीन पोल एंड एफ, ऐसा करके आपको हर पोजीशन पे कैंडल फ्लेम रखना है और उसकी इमेज जो बनेगी उसका नेचर और क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो आपको नेचर पहले से पता है, ठीक है। फिर रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कैंडल। अब आपका पहला क्या हो गया, बियॉन्ड सी हो गया, फिर दूसरे केस में एट सी, फिर बिटवीन एफ एंड सी, फिर एफ, और लास्ट में बिटवीन पोल एंड फोकस। इन वन ऑफ द केसेस, अब लास्ट में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इन वन ऑफ द केसेस यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन। कहा है कि अगर आप अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखोगे, कि जैसे पहले रखा बियॉन्ड सी, फिर बिटवीन एफ एंड सी, फिर एफ, और फिर बिटवीन पोल एंड एफ, तो एक समय ऐसा आएगा कि एक ऐसी पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की जहां आपको इमेज स्क्रीन पर नहीं बनेगी। तो जरा सोचो कौन सी इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, वर्चुअल। और वो वर्चुअल इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट यानी कैंडल फ्लेम कहाँ रखा हो, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो उसका आंसर ये है कि हाँ, एक केस ऐसा है जहां आपको इमेज स्क्रीन पर नहीं बनेगी, और वो केस है कि जब आपका जो कैंडल फ्लेम है वो बिटवीन पोल एंड फोकस हो, किसके, कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के कहीं बीच में हो। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, वही आपने इमेज फॉर्मेशन में पहले से पढ़ा है, ठीक है। तो लास्ट में जो एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यही है कि देयर इज वन पोजीशन, रिपीट, हाँ, इन वन ऑफ दिस केसेस यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच केस। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, बिटवीन पोल एंड फोकस। देन लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन द मिरर इटसेल्फ। तो फिर उसकी क्या बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट को, कैंडल फ्लेम को हम पोल और फोकस के बीच में कहीं रखेंगे तो रियल नहीं वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनेगी, मिरर के अंदर बनेगी। तो यही एक डिफरेंट था, बाकी हर जगह तो रियल इमेज बनेगी और रियल इमेज ही स्क्रीन पर मिल सकती है, ठीक है। तो यही है जो इमेज फॉर्मेशन में हमने पढ़ा है, वही आपका एक्टिविटी में कहा गया था, ठीक है। तो यहां मैं लास्ट में लिख देता हूं, the case when image is not found on screen, not formed on screen is, वो केस कौन सा है, वो केस है जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ हो, when candle flame is between pole and focus of concave mirror, ठीक है। और इस केस में जो इमेज बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज जो नेचर होगा वो होगा वर्चुअल। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यानी कैंडल फ्लेम पोल और फोकस के बीच में हो तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज। डन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। एक्टिविटी नंबर 9.4 क्या बोला है, ड्रॉ नीट रे डायग्राम फॉर ईच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन टेबल 9.1, ठीक है।
9.1 जो टेबल है वो आपके एनसीईआरटी में जो टेबल दिया है वो ये 9.1 यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यही टेबल आपको वहाँ मेंशन किया है अगले एक्टिविटी में, यानी एक्टिविटी नंबर 9.4 में। You may take any two of the rays mentioned in the previous section for locating the image. Compare your diagram with those given in figure 9.7. Describe the nature, position and relative size of the image formed in each case. Tabulate the result in a convenient format. ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है 9.1 जो टेबल है वो आपका टेबल किसका है, इमेज फॉर्मेशन का है। और किसका इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जो मैंने अभी आपको टेबल पढ़ाया। ठीक है, ये जो टेबल है 9.1 ये देखिए, ठीक है, तो ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का ये टेबल है, तो ये आप जानते ही हो, ये हमने पहले ही पढ़ा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर इसको क्या बोला है, कंपेयर योर डायग्राम विद दोज गिवन इन फिगर 9.7. डिस्क्राइब द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विद ईच केस, टेबुलेट द रिजल्ट इन ए कन्वीनियंट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये 9.7 हो गया, क्लियर। मतलब 9.7 में क्या है, रे डायग्राम है। देखो 9.7 में ये रे डायग्राम है, किसका, उस इमेज का जो कि कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, उसका ये रे डायग्राम है। और 9.1 में जो इस सभी रे डायग्राम में इमेज बनी, उस इमेज का नेचर, साथ ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन, वो सब आपका टेबल नंबर 9.1 में दिया है। तो दोनों एक ही चीज़ है, तो ये रे डायग्राम हो गया और ये हो गया टेबल नंबर 9.1, दोनों एक ही चीज़ है। ये पहला केस, जैसे ये पहला केस हो गया ए, तो यहाँ ए है, ये बी केस है, तो इसका जो टेबल में दिया है वो ये है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन एफ एंड सी। उसी चीज़ को वो रे डायग्राम है, वो टेबल में फॉर्म में उसका रिजल्ट है। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9.5, इसमें क्या बोला है, टेक ए कॉन्वेक्स मिरर। अब इस एक्टिविटी में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, होल्ड इट इन वन हैंड, हाथ से पकड़ लीजिए कॉन्वेक्स मिरर को। होल्ड ए पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन, उस कॉन्वेक्स मिरर के सामने, जैसे मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने पेंसिल को अपराइट पोजीशन में क्या कर लीजिए, होल्ड कर लीजिए। तो होल्ड ए पेंसिल इन द अपराइट पोजीशन इन द अदर हैंड, तो एक हाथ में क्या हमने पकड़ा, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरे हाथ से हमने सीधी पेंसिल को उस कॉन्वेक्स मिरर के सामने रख दिया। ठीक है, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ द पेंसिल इन द मिरर। अब आप ही बताओ, अगर आप उस पेंसिल की कॉन्वेक्स मिरर में इमेज देखोगे, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ पेंसिल इन द मिरर, तो इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो अगर इमेज इरेक्ट होगी तो वर्चुअल होगी, और अगर रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी। अब आप ही बताइए, कॉन्वेक्स मिरर जो पेंसिल है, पेंसिल मेरे लिए क्या हो गया, पेंसिल मेरे लिए हो गया ऑब्जेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज ही इरेक्ट होती है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि अगर हम किसी पेंसिल को किसी कॉन्वेक्स मिरर के सामने अपराइट पोजीशन यानी सीधे अगर हम रखेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर उस पेंसिल की हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर हो गया वर्चुअल इरेक्ट। और वो जो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी कि एनलार्ज होगी, डिमिनिश्ड होगी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था सेकंड कि इज इट डिमिनिश्ड और एनलार्ज, तो यहाँ आंसर होगा कि वो डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, तो इस पार्ट का आंसर हो गया द ऑब्जेक्ट लुक्स इरेक्ट एंड, ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी। ये रहा रे डायग्राम। ठीक है, सिंस इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, ये जो इमेज बन रही है वो मिरर के पीछे या मिरर के अंदर बन रही है, तो ये वर्चुअल ही होगी, इरेक्ट होगी। तो हमारे दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया।
तो एक्टिविटी नंबर 9.5 में यहाँ जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी पेंसिल को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखेंगे तो जो उसकी कॉन्वेक्स मिरर में पेंसिल की जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी, तो आंसर है इरेक्ट होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, इरेक्ट इमेज बनाएगा। और डिमिनिश्ड होगी या एनलार्ज होगा, तो इरेक्ट इमेज छोटी बनाता है कॉन्वेक्स मिरर, तो छोटी यानी डिमिनिश्ड होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्या बोला है, मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर। अब आप पेंसिल को उस कॉन्वेक्स मिरर से दूर ले जाइए। डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर। जैसे मान लीजिए कि आपने यहां पेंसिल रखा था, अब बोल रहा है कि कॉन्वेक्स मिरर से सामने, कॉन्वेक्स मिरर के सामने जो आपने पेंसिल रखा था अब उसे दूर ले जाइए। मूव द पेंसिल अवे फ्रॉम द मिरर। तो अगर आप इसको दूर ले जाओगे तो इमेज कहाँ बनेगी, धीरे धीरे कहाँ बनने लगेगी। और फिर ये पूछा है कि इमेज जो बनेगी, डज द इमेज बिकम स्मॉलर कि लार्जर। अब यहाँ आपको केस याद करना है, याद करो। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, जैसा हमने अभी पढ़ा, तो इमेज कहाँ बन रही थी, इमेज बन रही थी बिटवीन पोल एंड फोकस। ये रही इमेज, ठीक है। अब हमने पेंसिल को दूर ले जाना शुरू किया और दूर ले जाते मान लो हमने कितना दूर ले गए, बहुत दूर, इन्फिनिटी पे ले गए। तो फिर ये जो इमेज है, वर्चुअल इमेज, अब ये कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी, है ना। तो पहले जब पेंसिल, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया पेंसिल, पहले जब कॉन्वेक्स मिरर के सामने पेंसिल नजदीक थी तो ये वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बन रही थी बिटवीन पोल एंड फोकस। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, आप पेंसिल को दूर ले जाइए। तो जैसे जैसे पेंसिल दूर ले जाओगे ये इमेज छोटी होते होते ये किधर, ये फोकस की तरफ शिफ्ट होगी और एकदम फोकस पे पॉइंट साइज हो जाएगी। तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने जो हमने पेंसिल रखा था उसे दूर ले जाएंगे तो जो इमेज का साइज है वो इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, डज द इमेज बिकम स्मॉलर और लार्जर, तो आंसर होगा स्मॉलर, ठीक है। फिर इसी में स्टेट वेदर द इमेज विल मूव क्लोजर टू और फार्दर अवे फ्रॉम द फोकस एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पेंसिल। तो अगर हम पेंसिल को मिरर से दूर ले जाएंगे तो जो इमेज होगी वो फोकस के तरफ शिफ्ट हो जाएगी या फोकस से दूर हो जाएगी। अब आप ही बताओ क्या होगा आंसर। तो पेंसिल को आप दूर ले गए, दूर मान लें इन्फिनिटी, तो जो इमेज बनी थी जो पहले पोल और फोकस के बीच में थी वो अब कहाँ बनने लगेगी, फोकस पे। तो यानी ये इमेज किधर शिफ्ट हो गई, फोकस पे शिफ्ट हो गई और इसका साइज क्या हो गया, छोटा। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि द इमेज विल शिफ्ट टुवर्ड्स फोकस, क्लोजर टू द फोकस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर के सामने जो आपने पेंसिल रखा था अगर उसको दूर ले जाएंगे तो इमेज का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा और इमेज जो है वो शिफ्ट करेगी, क्लोजर हो जाएगी टुवर्ड्स फोकस। तो इमेज विल मूव टुवर्ड्स फोकस एज पेंसिल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। डन। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9.6। यहां क्या बोला है, ऑब्जर्व द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से डिस्टेंट ट्री। बहुत दूर पर कोई पेड़ है तो उस पेड़ को हम कैसा मान सकते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। डिस्टेंट मतलब ऑब्जेक्ट हो गया इन्फिनिटी पर, इन ए प्लेन मिरर। किस मिरर में, प्लेन मिरर में, ठीक है। कुड यू सी ए फुल लेंथ इमेज, मतलब आपके पास एक प्लेन मिरर है और बहुत दूर एक पेड़ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या उस पेड़ की इमेज आपको उस प्लेन मिरर में दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो। डू यू सी ए फुल लेंथ इमेज, तो इसका आंसर है नो। प्लेन मिरर में उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, प्लेन मिरर में उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। बात समझ में आई।
क्योंकि इमेज भी कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। तो अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो उसका साइज बहुत छोटा, तो छोटे ऑब्जेक्ट की इमेज भी तो प्लेन मिरर में छोटी दिखाई देगी, तो आपको वो इमेज प्रॉपर, वो पेड़ प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, अब प्लेन मिरर में देखा तो आपको डिस्टेंट ट्री यानी जो पेड़ है जो बहुत दूरी पर है उसकी प्लेन मिरर में इमेज नहीं दिखाई दी, तो आपने मिरर को बदल दिया। ठीक है, ट्राई विद द प्लेन मिरर ऑफ डिफरेंट साइज। अब आपने प्लेन मिरर का साइज बदल बदल के देखा तो क्या वो डिस्टेंट ट्री आपको दिखाई देगा, उसकी इमेज दिखाई देगी? तो आंसर है नहीं। ठीक है, फिर डू यू सी द एंटायर ऑब्जेक्ट इन द इमेज? तो आंसर है नहीं। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ ए कॉनकेव मिरर। अब आपको यही काम किससे करना है, डिस्टेंट ट्री यानी बहुत दूरी पे जो पेड़ है उसको आपको देखना है, उसकी इमेज देखना है विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। तो बताइए, अब आप कॉनकेव मिरर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द केस में तो रियल इमेज बनाता है, और रियल इमेज को देखने के लिए तो स्क्रीन चाहिए, और वर्चुअल इमेज तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट बहुत नजदीक हो, बिटवीन पोल एंड फोकस। लेकिन यहां जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तो इन्फिनिटी पर है, तो अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंट ट्री है, तो फिर कॉनकेव मिरर उसकी इमेज कहाँ बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा फोकस पे। तो रियल इमेज बनाएगा तो उसको देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, तो इसका मतलब मिरर में आपको वो पेड़ नहीं दिखाई देगा, पेड़ दिखाई देगा फोकस पे जहां कोई स्क्रीन लगी हो। तो इसका भी आंसर है नहीं। ठीक है, नाउ ट्राई यूजिंग ए कॉन्वेक्स मिरर। अब आप उस डिस्टेंट ट्री को कॉन्वेक्स मिरर के मदद से देख रहे हो, तो क्या आपको वो डिस्टेंट ट्री की इमेज दिखाई देगी क्या कॉन्वेक्स मिरर में? तो इसका आंसर है यस। क्यों यस? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर पेड़ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, यानी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो गया, और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, देखो ये वाला केस, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो उसकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा, फोकस में, बहुत छोटी वर्चुअल इरेक्टो डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज, और वो इमेज, उस पेड़ की वो छोटी इमेज आप मिरर में देख लोगे। तो अगर किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज देखनी है तो ना प्लेन मिरर से होगा ना कॉनकेव मिरर से हो पाएगा, इसके लिए आपको कॉन्वेक्स मिरर चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है कॉन्वेक्स मिरर से काम बन जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9.7 क्या बोला है, प्लेस ए कॉइन एट द बॉटम ऑफ ए बकेट फिल्ड विद वाटर, यानी बाल्टी में पानी भर दीजिए और उसके बॉटम में एक कॉइन रख दीजिए। विथ योर आई टू ए साइड अबव वाटर ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। अब उस कॉइन को एक साथ, मतलब एक बार में पकड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, डू यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन? क्या आप कॉइन को पकड़ने में सक्सीड हो जाओगे? तो इसका आंसर है नो, चांस बहुत कम है। क्योंकि एक्चुअली में अगर आपने बाल्टी में पानी भर दिया और उस बाल्टी के बॉटम में एक कॉइन रखा हुआ है, और आप कीप योर विथ योर आई टू ए साइड अबव वाटर ट्राई टू पिक अप द कॉइन, यानी अब आप बाहर से उस कॉइन को देखोगे ना, तो कॉइन जहां नजर आ रहा है वहां नजर, एक्चुअली में कॉइन है नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? रिपीट दिस एक्टिविटी, व्हाई डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इट वन गो? एक बार में नहीं पकड़ में आया। आस्क योर फ्रेंड टू डू दिस, कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद देयर। देखो सारा कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है। क्या हुआ एक्चुअली में दिखाता हूं। एक्चुअली में आपने क्या, एक बकेट लिया, बकेट के बॉटम में आपने कॉइन रख दिया और फिर पानी से भर दिया। ठीक है, अब कॉइन से जो लाइट निकलेगी वो यहाँ मीडियम चेंज होने की वजह से, कहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, इंटरफेस पे। यहाँ वाटर है, बाहर एयर है, तो मीडियम चेंज हुआ, तो यहाँ से जो लाइट जा रही थी वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। और उसके कारण जब आपकी आंखों में ये लाइट ऐसे एंटर करेगी तो कॉइन की जो इमेज बनेगी वो इमेज यहाँ बनेगी। तो जब आप बाहर से देखोगे तो आपको कॉइन यहाँ नजर आएगा,
लेकिन एक्चुअली में कॉइन तो यहाँ है, तो आप पकड़ने की कोशिश करोगे यहाँ, जबकि कॉइन तो यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो बस उसकी इमेज है। इमेज थोड़ी हाथ में पकड़ लोगे, कॉइन एक्चुअली यहाँ है, इसीलिए आप नहीं पकड़ पाओगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कभी घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना, ये समझ में आ जाएगा। तो आपको बाहर से देखने पर जो कॉइन नजर आ रहा है वो एक्चुअली में कॉइन नहीं है, वो कॉइन की इमेज नजर आ रही है। ठीक है, कॉइन तो एक्चुअली यहाँ है। तो आप क्या पकड़ सकते हो? कॉइन पकड़ सकते हो कि कॉइन की इमेज? तो आप कहोगे कॉइन, तो कॉइन तो यहाँ है, तो यहाँ जब हाथ लगाओगे तब ना पकड़ में आएगा। और आप यहाँ पकड़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आप बाहर से दिखाई वही दे रहा है, तो आप हाथ यहाँ तक डालोगे और ऐसे ऐसे करोगे, पकड़ में आएगा नहीं। सोचोगे अरे क्यों, और गहराई पे डालना पड़ेगा। यानी जो रियल डेप्थ है वो कुछ और है, एपरेंट डेप्थ कुछ और है, यानी वो ऊपर नजर आएगा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट एक्टिविटी 9.8, प्लेस ए लार्ज शैलो बॉल ऑन ए टेबल। एक बॉल लीजिए और उसे रख दीजिए टेबल पे, और उसमें एक कॉइन रख दीजिए। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट डिसअपियर फ्रॉम योर साइट। जैसे मान लो यहाँ सामने टेबल है, मैंने एक बॉल लिया, बाउल ऐसे रख दिया, बाउल में कॉइन रख दिया, सिक्का। अब मैं दूर जा रहा हूँ और मुझे उतने दूरी पे जाना है जब मुझे बॉयल में रखा हुआ सिक्का ना दिखाई दे। शुरू में दिखाई दे रहा था, एक कदम पीछे गया अभी भी दिख रहा है, एक कदम और गया अभी भी दिख रहा है, अब एक कदम और पीछे जाता हूँ, अब मुझे सिक्का नहीं दिख रहा है। तो वहां तक जाना है ना। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बाउल, स्टॉप व्हेन कॉइन जस्ट डिसअपियर फ्रॉम योर साइट। बाउल में रखा हुआ कॉइन जब आपको दिखना बंद हो जाए, वहां तक आपको मूव करना है और वहां जाकर आपको रुक जाना है। आस्क योर फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बाउल। अब अपने फ्रेंड से बोलो कि उस बाउल में क्या डालो, पानी डालो, विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। कॉइन अपने जगह से हिलना नहीं चाहिए। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजिशन, डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन। अब आप जहां थे वहां से आपको कॉइन दिखना बंद हो गया था, फिर आपने दोस्त को कहा कि पानी डालो बाउल में, और दोस्त ने जब पानी में बाउल में पानी डाला, तो वो कॉइन जो आपको नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा। क्यों? यही तो क्वेश्चन है कि डज द कॉइन बिकम्स विजिबल अगेन। तो इसका आंसर है यस। हाउ कुड दिस हैपन? तो इसका रीजन ये है, अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो जो अब आपको कॉइन क्यों दिखने लगा? कॉइन यहां रखा था, एक समय के लिए मान लो इसमें पानी नहीं भरा है, तो आप पीछे गए, कॉइन दिखना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही आपके दोस्त ने पानी डाला, पानी डालने की वजह से कॉइन की इमेज कहाँ बनी? थोड़ी ऊपर बनी, और थोड़ी ऊपर बनी तो यहां से आपको कॉइन दिखाई दे रहा है। अब वो कॉइन नहीं दिखाई दे रहा आपको, एक्चुअली में कॉइन की इमेज दिखाई दे रही है। इसलिए कि कॉइन की एक्चुअली इमेज कहाँ बनी? ऊपर बनी, और ऊपर बनने के वजह से अब आप जिस पोजीशन में हो वहां से आपको वो इमेज दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे हाँ सिक्का दिख रहा है, एक्चुअली में सिक्का नहीं दिख रहा है, वो उसकी इमेज दिख रही है। ठीक है, तो ये रीजन है। डन। चलो, एक्टिविटी नंबर 9.9 क्या बोला है? ड्रॉ ए थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक ओवर ए शीट ऑफ व्हाइट पेपर प्लेस्ड ऑन ए टेबल. Place a glass slab over the line in such a way that one of its edges makes an angle with the line. Look at the portion of the line under the glass slab from the sides. What do you observe? Does the line under the glass slab appear to bend at the edges? इसका कुछ सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आपको A4 शीट ले लेना है, ठीक है, शीट ऑफ वाइट पेपर, और आपको एक थिक स्ट्रेट लाइन बनानी है। किस पे? इसी पेज पर, इसी वाइट पेपर, इसी सफेद पेपर की जो शीट है, इस पे एक आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, अब उस स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद आपको उस लाइन के ऊपर क्या रखना है? एक ग्लास स्लैब रखना है, और ऐसा रखना है कि ग्लास स्लैब का जो है क्या एज, वो इस लाइन के साथ कुछ एंगल बनाए। ठीक है, जैसे लाइन आपने ऐसे खींच दी, मान लो लाइन आपने ऐसे खींच दी, तो ग्लास स्लैब ऐसे रखो ताकि ग्लास स्लैब का जो ये एज है वो इस लाइन के साथ क्या बनाए? कुछ एंगल बनाए। ये पहला केस है। ठीक है, तो पूछा क्या है?
What do you observe? Does the line under the glass slab appears to be bent at the edges? अब लाइन तो आपने स्ट्रेट खींची थी, लेकिन जब इस लाइन के ऊपर आपने ग्लास स्लैब को रखा तो क्या ये लाइन बेंट नजर आएगी? तो इसका आंसर है यस। क्यों बेंट नजर आएगी? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, लाइन तो स्ट्रेट थी, लेकिन जब उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने ग्लास स्लैब रखा और इस तरीके से रखा कि ग्लास स्लैब का जो एज है वो उस लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा था, तो ये जो लाइन है आपको बेंट नजर आएगी। यस। अब क्वेश्चन में ये बोला है नेक्स्ट प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन। अब आपको ग्लास स्लैब कुछ ऐसा रखना है कि ग्लास स्लैब उस लाइन के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, यानी ऐसे। तो ऐसा करने पर क्या आपको डज द पार्ट ऑफ लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर टू बेंट? क्या लाइन का वो हिस्सा जो ग्लास स्लैब के अंदर है, नीचे है, क्या वो अब आपको बेंट नजर आएगा? तो यहां आंसर है नो, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो वो सीधे पास हो जाती है। तो यहां समझ लीजिए कि ये सीधी दिखाई देगी, यहां कोई बेंडिंग नहीं होगी। ठीक है, नो बेंडिंग। ठीक है, और यहां हाँ बेंडिंग होगी। यस, लाइट विल बेंड, या जो लाइन है वो बेंड नजर आएगी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में था। ये सब कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। सन की तरफ मत देखिए, लेंस की मदद से देखिए। ठीक है, while doing this activity and otherwise you may damage your eyes if you do so. Hold a convex lens. अब इसमें क्या करना है, आप एक कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड कीजिए इन योर हैंड, डायरेक्ट इट टुवर्ड्स द सन, और सन की तरफ कॉन्वेक्स लेंस कर दीजिए, और सन से आने वाली लाइट को उस लेंस की मदद से फोकस कीजिए। कहाँ? ए शीट ऑफ पेपर पे। कुछ ऐसा ही हमने कॉनकेव मिरर में किया था, अब हमने कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके करना है। ठीक है, तो होल्ड द पेपर एंड लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर ए व्हाइल, कीप ऑब्जर्विंग द पेपर, व्हाट हैपेंड, व्हाई, रिकॉल योर एक्सपीरियंस इन एक्टिविटी नंबर 9.2। कुछ ऐसी ही एक्टिविटी हमने पहले भी तो की थी 9.2, जहां हमने कॉनकेव मिरर यूज किया था। बस अंतर यह है कि वो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव मिरर पैरेलल लाइट रेस को फोकस की तरफ क्या कर दे रहा था, रिफ्लेक्ट यानी बेंड कर दे रहा था, लेकिन वो फोकस उधर ही था जिधर ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां लेंस क्या करेगा, सन से आने वाली पैरेलल लाइट रेस को राइट साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर नहीं, उसके अपोजिट साइड क्या करेगा, फोकस कर देगा। और यहीं आपने क्या रखा है, कागज, और सारी लाइट रेज एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगी तो हीट बढ़ जाएगा, और हीट बढ़ने की वजह से कागज जलने लगेगा, क्योंकि ये आपका कौन सा पॉइंट है, फोकस। तो ये जो लेंथ हो गई, ये लेंथ क्यों हो गई, फोकल लेंथ हो गई। तो यही एक्सपेरिमेंट हमने यहां भी किया था 9.2 में, याद करो, पीछे जाता हूं। ये देखो, ये वाला एक्सपेरिमेंट है ना, यही तो एक्सपेरिमेंट है। कॉनकेव मिरर के मदद से, कॉनकेव मिरर की मदद से हमने आग का यूज कर, सनलाइट का यूज करके कागज को जला लिया। ठीक है, बस अंतर यह है कि इस केस में जो कागज था वो यहां था, ये था फोकस, सनलाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर यहां मिली, और यहां आपने कागज रखा तो कागज में आग लग गई। लेकिन इस बार एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी में क्या है, वो कॉनकेव मिरर नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में कैसे आग जलेगी कागज में, तो आपको क्या करना होगा, कागज को लेंस के दूसरी तरफ रखना पड़ेगा, एक तरफ सनलाइट होगी, है ना। देखो ये वाला केस, एक तरफ सनलाइट, बीच में कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी तरफ कागज। तो पैरेलल लाइट रेस को कॉन्वेक्स लेंस एक पॉइंट पर मर्ज कर देगा, ये पॉइंट हो जाएगा फोकस, और यहां आपने कागज रखा है, यहां क्या बनेगी, यहां रियल इमेज बन जाएगी, किसकी, सन की, रियल इमेज सन की बनेगी, और यहां धीरे धीरे हीट बढ़ेगी और आग लग सकती है कागज में। ठीक है, तो इस तरीके से कागज में आग लग जाती है, ऐसा आपने किया भी होगा। इसीलिए कहा गया है कि आप ऐसे करके ना देखो,
क्योंकि अगर ये कागज ना होता, ये आपकी आंख होती, तो आपकी आंख का लेंस खराब हो जाता। इसीलिए इस एक्टिविटी में बोला है कि ये काम आपको करना है तो इसमें आप आंखों का यूज मत कीजिए। ये नहीं कि आपने लेंस लिया और लेंस को सन की तरफ से कर दिया और अब आप देख रहे हैं। क्या होगा, अगर यहाँ कागज की जरा अगर आपकी आंख होगी, सोच लो, तो ये सारी लाइट रेज आपकी आंख में कंसंट्रेट हो जाएगी, आपके लेंस या रेटिना को खराब कर सकती है हीट के कारण। इसीलिए सावधानी बरतनी है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोला है, टेक ए कॉनकेव लेंस। 9.13 में बोला है कॉनकेव लेंस यूज कीजिए। प्लेस इट ऑन ए लेंस स्टैंड, इसे लेंस स्टैंड पर रख दीजिए। प्लेस ए बर्निंग कैंडल ऑन वन मोर साइड ऑफ द लेंस। तो मतलब आपने कॉनकेव लेंस लिया, उसे स्टैंड पे रख दिया और फिर एक बर्निंग कैंडल लिया, उसको लेंस के सामने रख दिया। ठीक है, लुक थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड, और दूसरे तरफ से लेंस को देखिए और ऑब्जर्व द इमेज, इमेज को ऑब्जर्व कीजिए। ट्राई टू गेट द इमेज ऑन स्क्रीन इफ पॉसिबल, इफ नॉट ऑब्जर्व द इमेज डायरेक्टली थ्रू द लेंस। अब आप बताइए, अगर आप इधर से देखेंगे तो क्या आपको इमेज स्क्रीन पर मिलेगी? नहीं, क्योंकि कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वर्चुअल इमेज तो स्क्रीन पर दिखेगी नहीं। तो अगर आप लेंस के दूसरे तरफ से इस कैंडल यानी ऑब्जेक्ट की इमेज देखोगे तो वो इमेज आपको वर्चुअली दिखाई देगी, स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनेगी। और इसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट और कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट और डिमनिस्ट, साइज छोटी होगी। ठीक है, और पोजीशन क्या होगी, पोजीशन होगी बिटवीन पोल एंड फोकस। देख लो, यही वाला केस है ना, यही वाला कि आपने कॉनकेव लेंस के सामने क्या रखा, ये ऑब्जेक्ट कैंडल, और दूसरी तरफ से आपने इस लेंस से देखा, आप इधर से देख रहे हो, तो इस कैंडल की आपको ये वर्चुअल इमेज दिखाई देगी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और ये वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट होगी और कैंडल से छोटी यानी डिमनिस्ड होगी। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज और ये हो गया साइज ऑफ द इमेज, और पोजीशन आपको पता ही है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो ये सारा कुछ तो जो आपने पढ़ा है ये वही चीज है ना। मूव द कैंडल अवे फ्रॉम द लेंस, अब कैंडल को लेंस से दूर ले जाइए। नोट द चेंज इन द साइज ऑफ द इमेज, तो अब आपको क्या बोल रहा है कि इस कैंडल को दूर ले जाए। समझ लीजिए इतना दूर ले गए कि अब आपका कैंडल जो है इन्फिनिटी पर है, तो कैंडल को दूर लेते गए इतना दूर ले गए कि कैंडल इन्फिनिटी पर है। अब बताइए, जो अब इमेज है, जो पहले ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं इमेज बन रही थी, वो इमेज अब फोकस पे बनेगी और पहले के कंपैरिजन में और छोटी बनेगी, और किधर शिफ्ट हो गई, ये फोकस की तरफ शिफ्ट हो गई और छोटी हो गई। आपको क्या पूछा है, मूव द कैंडल अवे फ्रॉम द लेंस, नोट द चेंज इन द साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज की साइज में क्या चेंज आया, इमेज की साइज बढ़ गई कि इमेज की साइज छोटी हो गई? तो इसका आंसर है इमेज की साइज छोटी हो गई, है ना। What happens to the size of the image when the candle is placed too far away from the lens? लेंस से अगर बहुत दूर रखेंगे तो इमेज की साइज छोटी होते होते एकदम छोटी हो जाएगी। वही चीज यहां है। ठीक है, तो यहां मैं क्या लिखूं, एज वी मूव कैंडल away from concave lens, the image size, पहले पास है कैंडल, दूर ले गए तो ये साइज छोटी होती एकदम कहाँ आ गई, फोकस पर, एकदम छोटी हो गई। तो साइज छोटी हो रही है और इमेज किधर शिफ्ट हो रही है, फोकस की तरफ। पहले यहां थी, मतलब ऐसा है देखो, पहले ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बन रही थी, तो कैंडल को दूर लेते गए तो इमेज का साइज छोटा होता गया और फिर फोकस पे आके एकदम छोटा हो गया। तो अगर कैंडल को आप दूर ले जाओगे तो जो इमेज है
वो इमेज फोकस की तरफ शिफ्ट होगी और उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो एज वी मूव कैंडल अवे फ्रॉम कॉन्केव लेंस द इमेज साइज विल गेट स्मॉलर, ठीक है। नेचर वही रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन उसकी साइज छोटी होती जाएगी और वो किधर मूव, इमेज किधर शिफ्ट होगी, फोकस की तरफ शिफ्ट होगी। तो जो हमने पढ़ा है उसी पर एनसीईआरटी एक्टिविटी है। तो यहाँ आपकी इस एक्टिविटी की, जो इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी कंप्लीट होती हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और हर एक्टिविटी अब आपको समझ में आ गया होगा, और इन एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करें ताकि बोर्ड एग्जाम में अगर इस एक्टिविटी से क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।